मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या चीज है? मीन, मीडियन एंड मोड। ये पहले किसी ने पढ़ा है 11th और या फिर 12th क्लास में या 10th क्लास के अंदर? मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि स्टैट तो सबने पढ़ा है, ये सुना भी होगा सबने। मीन है, मीडियन है या मोड है, ये होते क्या क्या है, कोई आइडिया है? सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो स्टैट्स का मतलब ही यही होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसको ग्राफ के अंदर या चार्ट के अंदर अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी? एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी, है ना, चार्टिंग या ग्राफिंग। या फिर मैं क्या उसको बोल दूंगा, डेटा की प्लॉटिंग कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हो क्या रहा है, मैं रॉ डेटा को मीनिंगफुल बना रहा हूँ। क्लियर? देन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मैं कब बोलूंगा? around which most numerical value of other observation in the data set show a tendency to cluster or group which is called central tendency। मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज है 1 टू लेके 10 तक, है ना, तो मुझे कोई अनपढ़ भी बता देगा कि यार इन दोनों के बीच की वैल्यू 5 है, क्योंकि हमने कल ही देखी थी मिड वैल्यू और मिड पॉइंट कैसे निकालता हूँ मैं। लोएस्ट वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये चीज तो मिड वैल्यू कोई भी बता सकता है। तो ये मिड वैल्यू है क्या? एक पूरे ओवरऑल डेटा सेट का मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है, उसके बीच की क्या बता रहा है ये? सेंटर पॉइंट बता रहा है, एक सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है ना। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास में तीन चीजें आ जाती है, मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है एंड मोड आ जाता है ना। और एक डेफिनेशन देख लो सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा, जो अगर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन करके एक टॉपिक आएगा, उसकी यहाँ पे दो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, एक बार रीड आउट कर लो। द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल वैल्यू आर डिस्पर्स्ड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन को अगर मैं एक दूसरा टर्म दूं, एक सिनोनिम दूं, तो वो क्या हो जाएगा? स्प्रेडनेस, है ना। या फिर अगर मेरा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब एक मीन वैल्यू से 1 टू 10 अगर मेरे पास में वैल्यूज है, उसका अगर मेरे को मिड वैल्यू पता है यार इसकी 5 है ना, तो एक मीन वैल्यू से इधर कितना जा रहा है मेरा डेटा 5 टू 10 की तरफ, और 5 टू 0 की तरफ कितना जा रहा है, कितना स्प्रेड हो रखा है वो सेंटर पॉइंट से, वो कितना वेरी कर रहा है अपनी वैल्यू नेगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में। अगर आपका मीन वैल्यू 0 है, अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी ना, नंबर लाइन की इस तरफ जाते हो नेगेटिव वैल्यूज होती है, नंबर लाइन की इस तरफ जाते हो पॉजिटिव वैल्यूज होती है वैसी। लेकिन जरूरी नहीं आपके पास सेंटर पॉइंट हमेशा 0 आएगा, हो सकता है आपके पास में 5 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए। वो जब मीन कैलकुलेट करोगे या मीडियन कैलकुलेट करोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी ये है। देन उसके आगे के टॉपिक के अंदर ये वेरिएंस आएगा आपके पास। वेरिएंस क्या था? स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, कि मेरा डेटा कितना फैला हुआ है ना। और अगर फैला हुआ है तो उसके बाद में एक और वेरिएंस के बाद में टॉपिक आता है आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन करके, है ना। मतलब एक मीन वैल्यू से एक स्टैंडर्ड वैल्यू अपन मेजर ले लेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू तक कितना डेविएट हो रहा है मेरा डेटा। मतलब 5 टू अगर मान लो स्प्रेड तो मेरा हो रहा है 10 तक, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, वो कैसे डिफाइन होगा वो भी बताऊंगा। तो एक स्टैंडर्ड मान लो फॉर एग्जांपल 7.5 है, तो अगर यहाँ पे 5 टू 7.5 तक मेरा डेटा जा रहा है, इट मीन 2.5 का डेविएशन हो रहा है। तो इस तरफ कितना होगा मैं बता सकता हूँ, 2.5 का होगा। क्लियर है? तो 2.5 से 7.5 के बीच का गैप कितना है? 5। और हमारा ओवरऑल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना है? 5। और 5 टू 10 के बीच का गैप भी 5 है, 0 टू 5 के बीच का गैप भी 5 है। सारी चीजें सेम हो गई। क्लियर है? तो ये आगे आएगा टॉपिक, है ना। उसके बाद में एक स्क्यूनेस भी नाम का टॉपिक आएगा। स्क्यूनेस हमारा, जब मैं ग्राफ की प्लॉटिंग आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा के हिसाब से आप ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हो, है ना, तो स्क्यूनेस करके एक टॉपिक आएगा। मतलब आपका ग्राफ को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आप डेटा सेट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मेरे चार्ट की शेप क्या आएगी या मेरे ग्राफ की शेप क्या आएगी। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बॉक्स प्लॉट, तीन चार टॉपिक आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल मुझे क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन एंड मोड। देन मेरे पास में नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप क्या क्या निकालोगे? एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड एवरेज। अगर निकालने की बात आएगी तो वहां क्या निकालोगे? मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड
मॉड। लेकिन अपन को मेजरली क्या देखना है, ओवरऑल मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंड मॉड क्या होता है। क्वार्टाइल्स वगैरह मैं आपको बीच में बता दूंगा, एक टॉपिक आएगा अपने पास में IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो एक्सप्लेन करूंगा साथ में। देन यहाँ पे अगेन डेफिनेशन दे रखी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर कॉन्ग्रीगेट। मतलब एक बीच की वैल्यू जिसके आसपास में मेरे कितने डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, लेकिन डेटा पॉइंट्स आसपास के कौन से अवेलेबल होंगे, जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के अंदर ही है, उसके बाहर की कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब रेंज के बाहर की मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच की होगी सारी वैल्यूज। क्लियर है। मीन, मीन को मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेज बोल सकता हूँ, यस और नो। तो मैं अगर कोई भी बाइक परचेज करने के लिए जाता हूँ, है ना, बाइक परचेज करने के लिए गया, वहां पे मैं शोरूम वाले के पास में बोलता हूँ मुझे मेरा ये बजट है, मुझे इस बजट के अंदर एक बाइक दिखा दो, है ना। मेरा बजट अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो उसके अकॉर्डिंग मुझे बाइक दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि यार इसका माइलेज कितना है या फिर इसका एवरेज कितना है। तो उससे वो क्या समझेगा कि यार 1 लीटर में आपकी कितने किलोमीटर बाइक रन होती है ना। कोई बोलेगा 60 होती है, कोई बोलेगा 50 होती है, कोई बोलेगा 45 होती है, अलग अलग होती है। तो वो क्या है, एवरेज क्या है वहां पे, एवरेज मतलब यार 1 लीटर अगर मैं पेट्रोल मेरी बाइक में फिल करवाता हूँ तो वो मेरी 50 किलोमीटर रन करेगी, है ना। मतलब एक एस्टिमेट आइडिया है मेरे दिमाग के अंदर, है ना। वहां पे बहुत सारी बाइक्स आपके पास में ऐसी होगी जो 35 किलोमीटर होगी, 20 किलोमीटर भी होगी, 10 किलोमीटर भी चलेगी, है ना। लेकिन वहां पे क्या होगा, रेट सबकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे माइलेज कम होगा गाड़ी की रेट बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है। अगर मैं बाहर डेटा एनालिटिक्स के पार्ट की बात करूँ एक बार के लिए, तो ऐसा होता है क्योंकि इंजन का सीसी का डिफरेंस पड़ जाता है ना। जितना इंजन हैवी होगा उतना फ्यूल कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा। क्लियर। तो मीन क्या है मेरा कि यार एक तो मेरी मीन वैल्यू है, और एक एग्जांपल देखो आप कि एवरेज अपन स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड बनता है ना। तो उसके अंदर एक तो आपको बोलते हैं कि आपके 500 में से 250 मार्क्स आए हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, मेरे 50% मार्क्स हो गए, है ना। फिर एक होता है ओवरऑल स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में 30 या 20 कितने भी, है ना, उनके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं वो देखते हैं, है ना। फिर एक उसका एवरेज निकालते हैं, समझ लो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 300, फिर आपके आगे 250, तो क्या हुआ, आप क्या हो जाओगे, बिलो एवरेज कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, है ना। अगर किसी के 300 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा कि यार ये तो अबव एवरेज स्टूडेंट है ना। ऐसे ही डिसाइड होता है। वैसे ही अगर मैं बाइक लेने के लिए जाता हूँ, अगर मेरे दिमाग में सेट है कि यार मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसका माइलेज हो 45 किलोमीटर पर लीटर, है ना। वहां पे अगर वो मुझे बाइक दिखा देगा 30 किलोमीटर पर लीटर, या सर इसका एवरेज है लेकिन ये अच्छी है, इसके मतलब क्या बोलते हैं, फीचर्स अच्छे हैं या फिर कुछ भी रीजन, है ना। लेकिन मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे ये वाली माइलेज तक की बाइक चाहिए, मतलब मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर एवरेज सेट हो रखा है ना। अगर इससे कम पेट्रोल कंज्यूम करने वाली मैं बाइक लेता हूँ, अगर 35 किलोमीटर पर लीटर वाली मैं बाइक लेता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी यार वो, मुझे नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं लूंगा। वहीं पे एक एवरेज सेट है। वहीं अगर कोई मुझे प्लेटिना दिखा देता है या फिर टीवीएस स्पोर्ट्स दिखा देता है कि यार ये तो 90 लीटर्स, है ना, 90 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर के अंदर, 60 चल जाती है वो अपन मान के चलते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा यार, ये मुझे चाहिए 50 किलोमीटर पर लीटर तक वाली, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। मतलब मेरे पास एक एवरेज सेट हो रखा है। वो एवरेज सेट कैसे हुआ है, मैंने बहुत सारी बाइक्स को देखा है, सबसे पहले तभी हुआ है ना यार, ये नॉर्मल बाइक इतनी इतनी चलती है ना। कंपनी तो आपको बहुत बोल देगी, बीच में तो 110 भी बोलने लग गया था कोई कोई माइलेज। सेम मोबाइल फोन का करके बहुत सारे मोबाइल फोन देखते हैं हमारे यहाँ पे अपना मोबाइल फोन का भी सेम ऐसे ही है। मोबाइल फोन का भी सेम है, कैसे। मतलब हम पहले खुद रिसर्च करते हैं ना कौन सा फोन हमें 15,000 तक के फोन चाहिए तो उसमें कौन कौन से फोन आ रहे हैं हाँ हाँ, 15,000 तक के ये तो
ये बताइए। हाँ, एक डिसाइड हो गया ना मेरे मुझे कि यार एवरेज में इतना तक खरीद सकता हूँ, है ना। अभी मैं इतना 15,000 तक का अगर मुझे फोन परचेज करना है मैं करूंगा। 10 होगा क्या? यार ये एवरेज रेट ये है, चलो ठीक है 18-20,000 तक आ रहा है तो मैं एक बार कंसिडर कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो गया कि वो डबल ही हो गई तो आप फिर ले रहे हो 15 प्रो मैक्स, अब तो 16 भी आ गया है, तो फिर वो तो रेंज के बाहर ही है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा आउटलायर हो जाएगा ना। हुआ कि नहीं हुआ? देन आप देख रहे हो यहाँ पे मीन। मीन मेरे को पता है एवरेज ऑफ दी डेटा सेट। डेटा सेट का एवरेज निकालना होता है मीन। कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको मैं क्या बोलूंगा, डेटा सेट। अगर बहुत सारी वैल्यूज मेरे पास एक साथ में है लिखी हुई टेबुलर फॉर्म के अंदर, देन मैं उसको क्या टर्म दूंगा, डेटा सेट। डेटा क्या होगा मेरा, सिर्फ एक वैल्यू लिखी होगी जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वहीं डेटा सेट क्या होगा, जिसकी सबसे पहले कैटेगरी डिफाइंड है और वो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था। लिया था या नहीं लिया था हेमंत? फ्रीक्वेंसी जब मैंने फाइंड आउट की थी, लिया था। उधर देखना, मेरी शक्ल नहीं देखनी। क्या हुआ, यहाँ पे मुझे दे रखा है कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब पर्सन नंबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बुक्स रीड दे रखा है। मैं सेम एग्जांपल हर एक कॉन्सेप्ट में इसलिए लेके चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, रिलेट कर पाओ। नए नए एग्जांपल मैं भी ले सकता हूँ। पर्सन नंबर 1 है, उसने 2 बुक्स रीड आउट की। पर्सन नंबर 2 है, उसने 3 बुक्स रीड आउट की। देन थर्ड पर्सन है, उसने 2। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स कितनी कितनी केस ने रीड आउट की है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। देन मैं इसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो क्या करूंगा, सबका सम करूंगा। सम किसका करूंगा, पर्सन्स का नहीं करूंगा, कितनी नंबर ऑफ बुक्स रीड हुई है उनका सम करूंगा। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देन मैं क्या करूंगा, काउंट दी नंबर ऑफ वैल्यूज। मैं सारी नंबर ऑफ वैल्यूज को क्या करूंगा, काउंट करूंगा। मेरे पास कितनी वैल्यूज थी यहाँ पे, 5 वैल्यूज है। देन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देयर आर 5 वैल्यूज। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन क्या करूंगा मैं, डिवाइड दी सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब सबसे पहले तो सम देखना है मुझे। सम मेरा 13 आ गया था। देन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी मेरे पास में, 5। तो मैं क्या करूंगा, 13/5 इज इक्वल टू 2.6। क्लियर है? मीन क्या आ गया मेरा, 2.6। अब अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास में ऑप्शन है 2.6 नहीं है, ऑप्शन में आपके पास में ऑप्शन में है 2 और सी ऑप्शन है 3। ठीक है। 3 होगा 3। ये 2.6 एग्जैक्ट आंसर आपके पास में एमसीक्यू के अंदर नहीं है। तो आप किसको मार्क करोगे, 2 को करोगे या 3 को करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि 2.5 से बढ़ा देंगे तब तक तो क्योंकि वो अगर मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, है ना, तो ये सबसे पहले क्या दिखेगा, एक्सेल के अंदर ही सॉल्व करवाऊंगा, है ना। एक बार सबका एक्सेल अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक बार थ्योरी पे लेके चल रहा हूँ, है ना। तो 2.6 मेरा क्या है, 2.5 जो मिड वैल्यू है 2 और 3 के बीच की मिड वैल्यू तो मेरे को आगे ही निकालनी। 2.5 से बड़ी वैल्यू है 2.6, तो ये कंसिडर ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, 3। वहीं अगर मेरे पास में 2.3 होता देन क्या कंसिडर करता, 2। तो ये डाउट तो नहीं है किसी को? अगर मीन में आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट मीन तो निकालना ही है ना। फिर ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में आपके पास में क्या कौन कौन सी वैल्यूज है। क्लियर है लोकेश? ये तो समझ आएगी होगा। देन मेरे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आता है, फाइंड मीन एवरेज एंड मीडियन एंड मोड। ये 3 चीज है ये, लेकिन आपको अभी मीन मीडियन मीडियन और मोड नहीं निकालना, है ना। तो एक बार के लिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे फाइंड मीन एंड एवरेज, मेरे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स है और यहाँ पे मेरे पास में स्कोर है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में स्टूडेंट नंबर 1 का स्कोर 85 है, स्टूडेंट 2 का इतना है, और ऐसे 5 स्टूडेंट्स है मेरे पास में, उनके स्कोर ये है। देन सिमिलरली सेकंड एग्जांपल मेरे पास में क्या है, फाइंड मीन एंड एवरेज, और यहाँ पे मंथ्स दे रखे हैं। मंथ्स मेरे पास में 6 है, मंथ्स के नेम नहीं है, सिर्फ नंबर मेंशन्ड है। देन यहाँ पे एक्सपेंस दे रखा है कि यार मेरा फर्स्ट मंथ के अंदर 1200 रुपए का एक खर्चा हुआ। देन सेकंड मंथ के अंदर 1100 रुपीज का एक्सपेंस था मेरा। ऐसे ऐसे 6th मंथ तक मेरे इतना इतना एक्सपेंस हुआ। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका मीन फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा, पहले तो इन सबका प्लस कर लेंगे डिवाइड बाय। सबसे पहले इन सब का प्लस कर लूंगा, देन डिवाइडेड बाय
एक बार कैलकुलेटर में ही करके देखूं, फिर एक्सेल में भी करके बताऊंगा। यूज नहीं करना पड़ेगा। 216.5। 216.5। एक सेकेंड रुको। मैंने क्या किया, 85 प्लस 90 प्लस 78 प्लस 92 प्लस 88 इक्वल टू 433 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ गया, 86.6 आ गया, है ना। ऐसे ही मुझे सेकंड का निकाल के बता दो, एवरेज कितना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1266 6.67 या 66। और इसको मैं अगर राउंड ऑफ करके लिखता हूँ 1267 तो कितना लिखूं, 1267 कर दूंगा। और यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ करके मुझे लिखना है, देन क्या राइट करूँ, 87। क्लियर है, यस सर। मीन निकालना सबको आगे। देन इसको एक बार बैक स्पेस कर देता हूँ मैं। अब आपको नेक्स्ट दे रखा है डे एंड टेम्परेचर। आपको यहाँ पे बहुत सारे डेज दे रखे हैं, मंडे टू संडे पूरा एक वीक का दे रखा है डे। और पूरे डे का रिकॉर्ड दे रखा है, इस दिन इतना टेम्परेचर था, इस दिन इतना टेम्परेचर था, इस दिन इतना टेम्परेचर था, टिल संडे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले मीन तो निकालना ही है, चलो ये तो दूसरी बात है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसके अंदर मुझे अभी कैटेगरी एक नया फीचर और ऐड करना है, एक कैटेगरी और बनानी है इस टेबल से रिलेटेड, जो मैंने अपन पहले पढ़ाया था। तो क्या ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे कैटेगरी, इस डेटा को रिलेट करके। इसमें नई कैटेगरी अभी ऐड करनी है मुझे। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, एक तो मोहसिन ने बता दिया कि हॉट और कोल्ड वेदर आप बता सकते हो, है ना। लेकिन ये कैटेगरी नहीं है। हॉट और कोल्ड आप कब बताओगे, जब आप एनकोडिंग कैटेगरिकल वैल्यूज करोगे। मतलब पहले एनकोडिंग करोगे कि यार इस कैटेगरी के अंदर अगर मेरा टेम्परेचर लाई कर रहा है तो वो वेदर कोल्ड है, इस कैटेगरी के अंदर अगर वेदर लाई कर रहा है तो वो क्या है, हॉट है, और इस कैटेगरी के अंदर अगर टेम्परेचर लाई कर रहा है तो वो मॉडरेट है ना। वो एनकोडिंग हो गई एक तरह की। उसमें यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद में अगर एडिंग अ न्यू फीचर में यहाँ पे करूँ तो क्या हो सकता है वो, रेनी हो जाएगा। ये और कुछ नहीं बताया था मैंने, है ना, बस यही बताया था। उस दिन तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों ने। नेक्स्ट 7 डेज से निकाल सकते हैं तो देखते हैं कि ये सारा दिन में क्या टेम्परेचर। जैसे एक स्टूडेंट का जब हमने डेटा लिया था, वहां पे आपने बोला था कि एज का मेरे पास में एक तो फैक्टर था और एक मार्क्स का फैक्टर था। तो सार्थक बोला था कि आप इनको ग्रेडिंग कर सकते हो, A+A, B+B, C+ ऐसे करके, है ना। वहां पे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, एज की कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी थी, है ना, कि 15 to 17 वाली ये है, 14 to 16 वाली ये है। ये थी या नहीं की थी, है ना। तो ऐसे और भी कर सकते हो। एक यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो मैं वार्म दे करके अगर ऊपर लिख दूं और नीचे यस नो यस नो यस नो लिखूं तो वो भी कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे कोल्ड डे लिखूं तो डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे यस नो की जगह उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे यस था वहां नो हो जाएगा, वहां जहाँ नो था वो यस हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो अब इसका एवरेज निकाल के बता दो एक बार मुझे कितना आएगा। सही है। नीचे आप एक्स एक्सिस के अंदर क्या लिखोगे, मंडे ट्यूसडे वीकडेज, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखो। और ग्रुपिंग कैसे करोगे, डिपेंडिंग अपॉन दी स्केल। मतलब आपके पास में रेंज आ रही है ये वाली 20 to 25 के बीच में सारे टेम्परेचर्स। तो आप क्या क्या आप ले सकते हो, 2 का भी लेके चल सकते हो, 5 का भी लेके चल सकते हो। लेकिन स्टार्ट तो 0 से करना पड़ेगा मुझे, है ना। उसके अकॉर्डिंग मुझे गैप लेना पड़ेगा। हो सकता है कुछ भी गैप ना लो, 1 2 3 4 लिखते चले जाओ। देन उसको प्लॉट तो कर ही सकते हो कि यार मंडे को 20 डिग्री टेम्परेचर था,
ट्यूसडे को 22 डिग्री टेम्परेचर था, तो दोनों लाइनों को मिला दिया। ऐसे उस सारे डेज की मैं टेम्परेचर को मिलाऊंगा तो कुछ ऐसा 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 कब आ जाएगा मेरे पास, है ना? समझ आ रही है बात? यस सर। यस। देन आगे चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह ये देख लेना। उसके बाद में बेसिकली एवरेज ही निकालना है अपन को। ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे मैंने लिख रखी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कहीं पे भी काम नहीं आएगा डेटा एनालिटिक्स के अंदर, पर मैंने मेंशन किया है, किसी को भी अगर पढ़ना हो पढ़ लेना। अब आप देखो लिमिटेशन ऑफ मीन्स, ये डेफिनेशन पढ़ो। इशू क्या है? द मीन इज हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स, मतलब एक आउटलायर के आ जाने की वजह से मेरा मीन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अ सिंगल एक्सट्रीमली हाई या फिर सिंगल एक्सट्रीमली लो वैल्यू कैन सिग्निफिकेंटली स्क्यू द मीन, मतलब मीन की वैल्यू को बहुत ज्यादा चेंज कर देती है वैल्यू। कोई भी छोटी वैल्यू आ गई या कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, ये जो चीज मैंने इशू समझाया आपको, है ना? ये एग्जांपल मैंने दे रखा है। इन अ डेटा सेट ऑफ इनकम वेयर मोस्ट पीपल अर्न 50,000 रुपए, है ना, $50,000, बट वन पर्सन अर्न्स इतना, द मीन विल द मीन इनकम विल सिग्निफिकेंटली हायर देन द मेजोरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स। अपने अभी क्लासरूम के अंदर ही मान लो, है ना, कि सबकी एवरेज सैलरी कितनी है ना? समझ लो लोकेश अर्न कर रहा है 20,000 पर मंथ, आप कर रहे हो 20,000 पर मंथ, आप कर रहे हो 20,000, मैं भी 20,000 अर्न कर रहा हूँ, लेकिन सार्थक है बिजनेसमैन, ये 2 पेटी उठा रहा है ना, 2 lakhs, तो क्या हो गया? मैं बाहर जाके बोलूंगा मेरी क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उसके अंदर एवरेज पैकेज कितना है, 1 लाख से ऊपर चला जाएगा वो तो। वही अगर सार्थक आज नहीं आता तो मैं क्या बोलता बाहर जाके कि यार यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, उनका एवरेज इनकम पर मंथ इतना है ना? तो सार्थक के आ जाने से मेरी इमेज अच्छी हुई बात कि यार आप भी 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो समझ गए एग्जाम्पल मीन का? इसीलिए मैं क्या यूज करता हूँ, मीडियन का यूज करता हूँ। मीडियन का क्या यूज होगा? अगर सार्थक 2 पेटी कमा भी रहा है, 2 lakhs अर्न कर भी रहा है, लेकिन जब मैं मीडियन निकालूंगा तो वो ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन मीन वैल्यू से थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन उसके आसपास ही होगा। एग्जैक्ट मीन की वैल्यू मीडियन की नहीं होगी, है ना, थोड़ी बहुत आसपास होगी, क्योंकि एक ये वैल्यू बड़ी बहुत आ गई है अपने पास में। वैसे यहाँ पे देख सकते हो 50,000 था आपके पास में सारे एम्प्लॉइज, लेकिन एक है आपके पास में 1 लाख, तो हुआ क्या? इसकी वजह से मेरी, अगर मैं यहाँ 50,000 का ही मीन निकालूंगा तो ठीक है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको भी कंसिडर करके अगर मीडियन निकालता हूँ तो वो पास में आएगी वैल्यू, वो दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल इसका। हम्म, ये देखो, यहाँ पे समझाता हूँ मैं एक बार आपको, अब देखना। 2, 3, 4, 6, 8, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे अगर मुझे इसका मीन निकालना है, एवरेज मतलब, है ना, एवरेज मुझे अगर निकालना है तो मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट कर लिया। एवरेज क्या है हमें? 4.6, ऐसे ही निकालना है हमको, ठीक है? वहीं अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2, 3, 4, 6 एंड 8, और एक वैल्यू और मैंने ले ली, 100 ले लो, है ना? अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, इन सबको कंसिडर करके, यहाँ पे मेरे पास में 5 टाइम्स इसका इंक्रीमेंट आ चुका है एक वैल्यू के आ जाने से। वहीं आप देखो मैं दोबारा लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8, और यहाँ मैंने ले लिया 100। यही वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये अगर मैं यहाँ पे इसका मीडियन निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए? और ये निकालना कैसे ये भी बताऊंगा, लेकिन निकालना ऐसे फॉर्मूला से। मीडियन क्या है मेरे पास में? 5। मीन क्या था मेरा? 4.6 था, और मीडियन मेरा क्या आ रहा है? 5। वहीं अगर मैं पूरे डेटा सेट का कंसीडर करके मीन निकालता तो मेरे पास में क्या आता? 20.5। लेकिन आप देख रहे हो अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ गई मेरे पास में, तो भी मीन पे और मीडियन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये देखो समझाता हूँ मैं।
ये 5 ऐसे आया है, इस स्लाइड के अंदर भी मेंशन कर रखा है। ये मीडियन होता क्या है मेरा, ये देखो, द मिडल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन इट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कोई भी डेटा सेट आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसको। क्लियर है ये चीज? तो मीडियन फाइंड आउट कैसे करना है? एवरेज तो आपने कर लिया कि सर सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो भी डेटा है आपका उसको लिखना। उसके बाद में इफ द डेटा सेट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, द मीडियन एवरेज इज द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक 7, मेरे पास में ये कुछ वैल्यूज है ना। अब अगर मुझे मीडियन को फाइंड आउट करना है देन क्या होगा, आप इसकी मिड वैल्यू देखो सबसे पहले, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, मिड वैल्यू आपको दिख रही है 4। ऐसा आपने 4 को ही क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इसके राइट साइड में 3 वैल्यूज है एंड इसके लेफ्ट साइड में 3 वैल्यूज है। तो मैं इसका बोल दूंगा मीडियन इसका 4 आएगा। मैं करके भी देख लेता हूँ एक बार 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्लियर है। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ मीडियन और मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 आ गया मेरे पास में, है ना। ये मिड वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा है। अब आप देखो दूसरा एग्जांपल 1, अगर मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे सिर्फ मेरे पास में ये वैल्यूज है 1 to 6, तो आप क्या बोलोगे कि इसका मीडियन क्या है? आप सबसे पहले जो भी बीच की दो वैल्यूज है दोनों को कंसिडर करोगे, 3 और 4 को। देन आप क्या लिखोगे, 3 + 4 ÷ 2, तो आपके पास में क्या आ जाएगा मीडियन इसका? करके देखना। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं लेता, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ मीडियन, आ रहा है 3.5। तो वो तो अगर सबका प्लस करेंगे डिवाइड बाय 6 करेंगे तो भी 3.5 आएगा। हर केस में आएगा क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास में इवन वैल्यूज है ना, तो आपको क्या करना है, अगर मेरे पास में 1 to 7 वैल्यूज थी, यहाँ पे 7 वैल्यूज, तो क्या करना है आपको, जो बीच की वैल्यू है या तो उसको ढूंढ लेना। और ढूंढने का काम ही नहीं है, क्योंकि एक्सेल में आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है ना। और अगर आपके पास में इवन वैल्यूज है 1 to 8 तक की, तो आपको क्या करना है, जो भी दो की बीच वैल्यूज है, दो बीच की वैल्यूज है 4 और 5, दोनों का सम करके आप डिवाइड बाय 2 कर देना। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अप्लाई नहीं करना। अप्लाई एक्सेल में ही सिर्फ फंक्शन को करना है ना। और अभी नहीं करना, पहले सब एक्सेल इंस्टॉल कर लो, पहले एक्सेल चलाना सीख लो, मैं सिखा दूंगा, है ना। क्योंकि काम सबने किया है, लेकिन उसका प्रॉपर यूसेज भी आना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें भी करनी आगे एक्सेल के अंदर। तो ये चीज क्लियर है सबको, मीडियन की? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ द डेटा सेट हैज इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये क्या बोल रहा है, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। मतलब अगर मेरे पास में वैल्यूज आप मानते हो 1 to 7 थी, है ना, 1 to 8 थी मेरे पास में, मान लो यहाँ तक वैल्यूज थी मेरे पास में 1 to 8, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज तो इवन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ दो मिडल वैल्यूज। दो बीच की वैल्यूज कौन सी है मेरे पास में, 8 और 1 के बीच में 4 और 5, 4 और 5 की एवरेज लेनी है मुझे। तो एवरेज तो मुझे पता है ना, दोनों ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ये तो क्लियर है। और वहीं अगर मेरे पास में इवन आ जाती है वैल्यूज और ऑड आ जाती है, तो क्या करूंगा मैं, अगर ऑड वैल्यूज आपके पास में आ चुकी है
तो आपको ऑटोमेटिकली बीच की वैल्यू दिख जाएगी। पर ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है बस समझाने के लिए है। जैसे ही आप एक्सेल के अंदर मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, वो ऑटोमेटिकली ऑड होगा तो ऑड के हिसाब से आंसर देगा, इवन होगा तो इवन के हिसाब से आंसर करेगा। वही मीन भी ऐसे ही करेगा, मोड भी ऐसे ही करेगा। तो मीन और मीडियन में किसी को कोई दिक्कत है? तो No, मैंने sir. क्या देखा, द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। ये चीज समझ आई आपको यहाँ पे, कि एक आउटलायर के आ जाने की वजह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किस पे, मीडियन पे। लेकिन अगर मैं एक आउटलायर के आ जाने की वजह से मीन को फाइंड आउट करता हूँ, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है ना। तो ये चेंज ना आए इसीलिए मैं मीडियन का यूज करता हूँ। ये इसकी एक लिमिटेशन थी मीन की, जिसको ओवरकम किसने किया, मीडियन ने। आई बस समझ में? लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप मीडियन को निकालोगे, मेक श्योर कि आपने जो अपना डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यूज है उनको ऑर्डर में लिखा हो, है ना। असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, लेकिन ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन इट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर के अंदर लिख लेना। क्लियर है? द मीडियन कैन बी यूज विद ऑर्डिनल डेटा एज वेल। ऑर्डिनल डेटा के अंदर आप यूज कर सकते हो क्या मीडियन को? अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, इन अ सर्वे वेयर रिस्पॉन्सेज आर रैंक्ड एज पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट, या फिर यहाँ में एक कॉमा करके और लिख देता हूँ, ब्रिलियंट, या फिर मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग, लिख देता हूँ, है ना। अब अगर मैं इसके अंदर आपको बोलूँ कि यार मुझे मीडियन निकाल के बता दो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप देखना, एवरेज के अंदर आपको क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की नीड है। लेकिन मीडियन के अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंसीडर करके मीन निकालो, मीडियन निकालो, ये जरूरी नहीं है। आप इसके अंदर भी निकाल सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले देख लो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, मीडियन को मैं और क्या बोल सकता हूँ, मिड वैल्यू बोल सकता हूँ। इसको ऐसे याद रख लेना अगर मीडियन में कंफ्यूज हो रहे हो तो, है ना। तो मिड वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ पे, गुड होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने देखे 5 है, देन यहाँ पे 2 आ रहे हैं, देन यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं। बीच की वैल्यू मेरी क्या होगी, हमेशा मीडियन होगी। क्लियर है ये चीज? तो फिर इसका मीन कैसे क्या होगा? इसका मीन नहीं निकाल पाओगे। तो फिर 6 वैल्यू ही तो 6 वैल्यू ही तो फिर, हाँ, प्रोवाइड्स अ क्लियर मिडल पॉइंट। देन अगर आपको फॉर्मूला समझना हो, मैथमेटिक्स के अंदर जाना हो, है ना, तो ये कुछ फॉर्मूला होता है इसका, n+1/2। लेकिन ये पढ़ना नहीं है, एक बार रीड आउट कर लेना अपने नॉलेज के लिए। लेकिन अप्लाई इसको एक्सेल में करना है, पूरे स्टैटिस्टिक्स को, है ना। ये मैंने काफी सारी थ्योरी इसमें डाल रखी है, ये देखो, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अगर ये किसी को पढ़ने का शौक है अभी भी, तो ये सारी चीजें पढ़ सकता है। मैं समझा भी दूंगा आपको अगर बोलोगे तो। जैसे बहुत सारा डेटा मेरे पास में 2018-27 ये वाला डेटा सेट है। तो सबसे पहली चीज में उसे क्या करनी पड़ेगी, कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। आपको कोई भी डेटा सेट अगर मैं क्वेश्चन में भी दे देता हूँ, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेता हूँ कि यार इसकी ये डेटा सेट है, इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी आप फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, जब मना कर दो, तो ऐसे ऐसे क्या था, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है, मतलब मीन मीडियन ही तो फाइंड करना है। अरेंज करेंगे पहले, सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, मीडियन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बीच की वैल्यू में बता सकता हूँ कि यार फिफ्थ इसकी जो टर्म है वो 25 है। एक तो डायरेक्ट में निकाल लिया, डायरेक्ट नहीं निकालना तो फॉर्मूले भी ये पढ़ लेना अपने नॉलेज के लिए, है ना। ये बहुत सारी चीज है, ये कंसिडर मैं नहीं कर रहा, है ना, ये टेबल है। हम्म। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, मीन और मीडियन दो चीजें।